Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. Hope everybody have enjoyed their summer vacations. Okay, I know that you have been doing all time in the summer vacation. You have spent it at your home, but it was a free time. Okay, so now we will continue with your studies. Before the summer vacation, we have started the chapter number 6, tissue. Right, in this chapter we have two topics, plant tissue and animal tissue. We have taken the first topic, that is plant tissue. In the plant tissue we have already understood what is mesomatic tissue, right? So mesomatic tissue we have done. Now we will go through the permanent tissues. When we have to clear what permanent tissue is, first of all we just revise out what mesomatic tissue means. Okay, सो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते क्या हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए. तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? राइट, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं प्लांट के जो कि जब प्लांट सीड से बाहर निकलता है तो वो जब बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसकी धीरे धीरे करके जब वो बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो उसकी विड्थ बढ़ने लगती है. वो सब किसकी वजह से हुआ? मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की वजह से. क्यों? क्योंकि ये ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि डिवाइड करते हैं, जिस टिश्यू की सेल्स रेगुलरली डिवाइड कर रही हैं और नई नई सेल्स बनाती जा रही हैं. ठीक है, इसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम. राइट, सो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यू हो गए जिसकी सेल डिवाइड करती है और नई नई सेल बना के प्लांट की ग्रोथ कर रही है. ओके, नाउ यही मेरिस्मेटिक टिश्यू, अगर ये ग्रोथ जो सेल्स इसकी डिवाइड हो गई हैं वो एक परमानेंट काम पकड़ लें अपना, मतलब अभी तक इनका कोई परमानेंट काम नहीं था, अभी सिर्फ क्या कर रहे थे, ये डिवाइड होते जा रहे थे, कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे थे. ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन में कोई काम कर रहा है, ना ही कोई आपका प्लांट में खाना बनाने का काम कर रहा है, कोई काम नहीं है मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ का ऐसे. ठीक है, सिर्फ ग्रोथ वगैरह करने का काम है. बट मेरिस्मेटिक से जब वो सेल्स जो डिवाइड हो गई वो अब डिवाइड होना बंद कर दें और एक अपना परमानेंट काम देख लें कि अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब मैं डिवाइड नहीं करूँगा, अब मैं एक परमानेंट काम करूँगा अपना. वो काम कुछ भी हो सकता है. प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. कोई सेल कह दे कि मैं अब तो सिर्फ एक मैं ग्रोथ वगैरह नहीं कराऊँगा, मैं खुद डिवाइड नहीं होऊंगा, अब मैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करूँगा. ठीक है, मैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करूँगा, मैं स्टोरेज का काम करूँगा. कोई परमानेंट काम पकड़ लिया. ठीक है, अब डिवाइड नहीं करेंगी, तो ऐसी सेल्स को क्या कहेंगे, या ऐसे टिश्यू को क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू. बात क्लियर हो रही है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक बच्चा नर्सरी से 10th क्लास तक उसको सबको नॉर्मल स्टडीज़ करवाई थी. सब बच्चे एक ही जैसी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, कोई पर्टिकुलर के लिए नहीं पढ़ रहा है, सबको एक सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं. But after 10th, when you reach 11th class, you choose a subject, particular subject, or you choose art stream, or you are going to choose the commerce or science. It can be anything according to your choice कि आप क्या आगे चल के क्या करना चाह रहे हो, उसे अकॉर्डिंगली आप अपने लिए स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं. एक परमानेंट काम ढूंढ लिया ना. तो मेरिस्मेटिक से परमानेंट होने का भी यही चीज़ है कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या करते हैं, अभी डिवाइड करते हैं, अभी समझ रहे थे कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है. और फिर एक परमानेंट जब समझ आ गया तो 11th-12th में आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ले ली. देन माइट बी यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सो यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर MBBS. तो एक पर्टिकुलर काम आपने कर लिया. ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ से स्टडी कर ली, तो परमानेंसी आ गई. ठीक है, तो यही है. इन दिस द सेल्स ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. ठीक है, ये टिश्यूज़ यहाँ आ गए. ओके, सो मेरिस्मेटिक टिश्यू परमानेंट कैसे बनती है, किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन. डिफ्रेंसिएशन को ऐसे समझेंगे कि अभी मैंने बताया 10th तक सारे बच्चे एक साथ हैं. ठीक है, बाद में वो अलग अलग स्ट्रीम्स की तरफ चले गए. कोई आधे, मान लिया 30 स्टूडेंट्स से 10th क्लास में 11th में जाते जाते 10 किस में चले गए, आर्ट में चले गए, 10 आपके कॉमर्स में चले गए, 10 साइंस में चले गए. तो डिफरेंस आ गया, डिफ्रेंशिएशन आ गया कि अपने अपने परमानेंट उन्होंने काम ढूंढ लिया, एक परमानेंट सब्जेक्ट चूज़ कर लिया. तो यही
प्रोसेस होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का जब वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं, डिफ्रेंसिएशन आता है। सो इधर भी पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच सेल्स अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो वो प्रोसेस जिसमें कि सेल जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आकर अब अपना एक परमानेंट शेप, साइज़, फंक्शन चूज़ कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्रेंसिएशन। क्लियर अबाउट इट? ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ परमानेंट टिश्यूज़ में कैसे कन्वर्ट होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। इसके नाम से ही आपको याद हो जाना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन मतलब डिफरेंस आ जाना। ठीक है, एक परमानेंट डिफरेंट काम पकड़ लिया सबने। ओके, क्लियर अबाउट इट? ओके, नाउ you can see through this flow diagram that permanent tissues are of two types, simple and complex. Now what do you mean by simple and complex? What is the difference between them? Just understand it here. Simple permanent tissues मतलब सब ऑब्वियसली सिंपल और कॉम्प्लेक्स में एक ही चीज़ है। एक सिमिलैरिटी तो यही हो जाती है कि दोनों ने एक पर्टिकुलर काम चूज़ कर लिया, बट डिफरेंस क्या है फिर? दोनों अलग अलग क्यों हैं? सिंपल मतलब सब, इसमें जितनी भी सेल्स होंगी, ये टिश्यू जितनी भी सेल से मिलकर बना होगा, वो सारी सेल्स एक ही शेप, स्ट्रक्चरली मतलब एक जैसी होंगी, और फंक्शन भी उन सबका एक ही होगा। बात समझ आ रही है? तो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहलाएंगे, और जिनका एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन होगा। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे 1 मिनट, ओके, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो अभी मैंने बताया सिंपल में सारी सेल्स जो होंगी इसकी जैसे सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर सेल्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स की कोई सेल लंबी सी है, कोई स्क्वायर सेल है, कोई ट्राइंगल सेल है, कोई सर्कुलर सेल है, ठीक है। ये है एक ही टिश्यू, बट ये टिश्यू अलग अलग सेल से मिलकर बना हुआ है। बट ये सारी सेल्स चाहे देखने में अलग अलग हैं, चाहे फंक्शन इनके थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, बट एक ही फंक्शन को पूरा करवाने के लिए ये काम कर रही हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, चलो किचन का, एक बहुत बड़ी ट्रीट के लिए खाना बन रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई सब्ज़ी वगैरह धो रहा है, कोई सब्ज़ी काट रहा है, कोई उसको छौंक रहा है, ठीक है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली किस काम के लिए कर रहे हैं? वो खाना बनाने के लिए, खाना ताकि ट्रीट में दिया जा सके सबको, ठीक है। तो चाहे सबके काम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली एक ही फंक्शन करवाना है इन्होंने, क्या? खाने के लिए। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का भी ऐसे ही है कि चाहे सारी की सारी सेल्स अलग अलग आपको दिख रही हैं, सबके फंक्शन चाहे अलग अलग हैं, बट अल्टीमेटली एक ही काम करवाएंगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो सिंपल से समझ लो, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ वो हैं जो कि एक ही जैसे दिखते हैं, बट काम सबका एक ही है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कौन सी हैं? सब अलग अलग शेप की हैं, बट अल्टीमेटली फंक्शन एक ही है। ओके, सो नाउ वी विल ओनली गो थ्रू द सिंपल परमानेंट टिश्यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, so in the simple permanent tissue there are 3 types of simple permanent tissue: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, so in the first is parenchyma. What is parenchyma? Parenchyma is basically a packing tissue जो कि पैक करता है, मतलब जैसे कि सेल आपकी ये एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट के अंदर की जो खाली जगह है, उस खाली जगह पे कौन भरा होगा? पैरेन्काइमा। बात समझ आ रही है? पैरेन्काइमा पूरे में भरा होगा, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये याद रखने की चीज़ है कि पैरेन्काइमा की एक करेक्टरिस्टिक ये है कि उसकी जो सेल वॉल है वो बहुत पतली होती है। यहाँ पे भी दिख रहा है आपको डायग्राम में, थिन प्राइमरी सेल वॉल, ओके, एंड दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स। सॉरी, ओके, सो ये जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, जिंदा हैं, मतलब इनमें अपना काम फंक्शनिंग चल रही है रेगुलरली।
अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखें तो आपको दिखाई देगा ये सेल्स के बीच बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, ये वाइट वाइट गैप दिखाई दे रहा है बीच बीच में। ये क्या है, ये जो सेल्स हैं ये बहुत लूजली पैक्ड है, मतलब एक साथ हैं तो लगा रखी हैं एक साथ, बट पूरी तरह से इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं किया गया इन्हें कि इनके बीच में गैप ना रहे। इनकी गैप बीच में गैप दिखाई दे रहा है आपको। इस जब सेल्स 2-4 सेल्स के बीच में कोई गैप होता है तो उस गैप को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर। ये जो सेल के बीच में 2 से ज़्यादा सेल के बीच में ये जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है इसे क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर सेल के अंदर स्पेस हो तो उसे कहते हैं इंट्रा, वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं हम इंट्रा। ठीक है, बट ये क्या है? इंटर। जब 2-4 सेल के बीच में अगर आपका क्या हो, स्पेस हो, खाली जगह हो, तो उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो आपको पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। अब इनका फंक्शन क्या क्या है? इनका फंक्शन है, पहली चीज़ ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अभी मैंने आपको बताया ये प्लांट में खाली जगह थी बीच में, यहाँ पे इसने किसने भर दिया? पैरेन्काइमा ने। तो पैरेन्काइमा भर के क्या किया? सपोर्ट दिया प्लांट को। ऑब्वियसली अंदर खोखला होगा तो क्या होगा? प्लांट इतना स्टेबल नहीं होगा। अंदर फिल अप कर दिया उसे, तो स्ट्रेंथ दे दिया, एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ समझते हैं इसमें कि जो कुछ पैरेन्काइमास होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? व्हाट इज़ क्लोरोफिल? राइट, द पिगमेंट दैट इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये जो क्लोरोफिल होता है ये सन की रेस को ट्रैप कर सकता है अपने अंदर और उससे खाना बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स को। तो कुछ पैरेन्काइमास जो होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, due to which they can perform the photosynthesis. Okay, so that type of parenchyma is called as chlorenchyma. क्लोरोफिल की वजह से क्लोरेनकाइमास का नाम पड़ा। ठीक है ये क्लोरेनकाइमा पैरेन्काइमा टिश्यूज़ ही, बट पैरेन्काइमा टिश्यू में भी वो टिश्यूज़ जिनके अंदर अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब ग्रीन ग्रीन कलर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ऐसी पैरेन्काइमा टिश्यूज़ भी होते हैं जो कि ऐसे प्लांट्स में होते हैं जो कि पानी में अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है लोटस। अब लोटस सब एक चीज़ समझो कि लोटस जो है ऊपर रहता है पानी के, हमेशा डूबता नहीं पानी में। क्यों? कमल ककड़ी खाई है, मतलब एक सब्ज़ी होती है कमल ककड़ी बोलते हैं उसे, लंबी सी स्टिक होती है, वो किससे मिलती है? लोटस की डंडी को बोलते हैं। उसको अगर देखेंगे, अगर आपने उसे खाया होगा तो आपको पता ही होगा, उसमें ऐसे करके गोल गोल वो बने होते हैं। ठीक है, खोखली होती है अंदर से बीच बीच में। जैसे ये आपको दिख रहा है डायग्राम, इसमें दिख रहा है छोटे छोटे गोले बन रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एयर कैविटीज़ हैं इसमें बीच में, डंडी के अंदर स्टेम है जो लोटस की, उसमें बीच बीच में एयर कैविटीज़ हैं। कैविटीज़ मतलब खाली जगह। ठीक है, जिससे कि जो प्लांट है वो ऊपर पानी के ऊपर तैरता है, बोयेंसी बोलते हैं उसे। ठीक है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो ये एरेनकाइमा ये वाले जो पैरेन्काइमा हैं जो कि जिनके अंदर एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ऐसे पैरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं? एरेनकाइमा। क्लियर अबाउट इट? सो अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो सपोर्ट की बात हो गई, फोटोसिंथेसिस आपको पता ही दिया मैंने, क्लोरेनकाइमा है, तो कुछ पैरेन्काइमास आपके फोटोसिंथेसिस भी करवाते हैं, और कुछ आपके फूड और वाटर को भी स्टोर करके रखते हैं। ये दिख रहा है इंटरसेलुलर स्पेस, ये भी मैंने आपको बताया था इंटरसेलुलर स्पेस। इन खाली खाली जगह जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट हैं वहाँ पे फूड और वाटर दोनों ही स्टोर करके रख सकती है स्टेम और रूट। स्टेम भी अपना खाना और पानी स्टोर करके रख सकते हैं, रूट्स भी अपना खाना पानी स्टोर करके रख सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोर कर लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से सिक्रीशन भी होता है, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे स्टोर कर दिया तो निकाला भी तो जाएगा यहीं से। ठीक है, सिक्रीशन का भी काम यहाँ से होता है पैरेन्काइमा से।
तो आप फंक्शंस में पैरेन्काइमा के इसको भी जोड़ सकते हैं. ओके, क्लियर अबाउट इट. ओके, नाउ द सेकेंड इज कॉलेनकाइमा. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा. पैरेन्काइमा का हमने समझ लिया कि उसके बहुत सारे आपके सपोर्ट वगैरह का काम कर देता है वो. अब कॉलेनकाइमा का क्या काम है, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझना, ये आपको बड़े इजीली समझ आएगा. कॉलेनकाइमा जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है प्लांट को. बहुत आराम से समझिए इसे, फ्लेक्सिबिलिटी से समझ जाओ बस. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन. आपने कभी किसी जैसे कि आपने गुड़हल वगैरह का पेड़ देखा होगा. गुड़हल हिबिस्कस बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है, तो उसका जो पेड़ होता है उसकी टहनी को अगर आप खींचे नीचे तो एकदम से टूटती तो नहीं है. आपने खींचा, ठीक है, थोड़ा सा खींचा है आपने नीचे और आप वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, तो वो नीचे खिंच जाती है. आपने फूल तोड़ा उसमें से और आपने वापस छोड़ दिया तो वो अपनी जगह पे वापस चलेगी, टूटी नहीं. ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो टहनी थी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी, ऐसे स्ट्रेट थी और उसी को टेढ़ा भी कर दिया आपने. क्यों हुआ वो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आई? कॉलेनकाइमा की वजह से. क्योंकि जो स्टेम होती हैं उसके साइड में आपकी क्या प्रेजेंट होती हैं? कॉलेनकाइमास प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉलेनकाइमा, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. जो ये ब्रांचेस होती हैं, स्टेम्स होती हैं, ज़्यादातर प्लांट्स में, हर प्लांट की बात नहीं करेंगे, हर प्लांट की टहनियाँ ऐसी नहीं होती कि उसे खींचेंगे और वो टूटे ना. हो सकता है थोड़ी सी हल्का सा आपने खींचा और वो टूट गई पूरी, तो उसमें मतलब कॉलेनकाइमा इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है. जहाँ पे आपके ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, तभी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है उनकी. ठीक है, और मैकेनिकल सपोर्ट है, ऑब्वियसली सपोर्ट ही तो प्रोवाइड कर रहा है कॉलेनकाइमा. ठीक है, साइड में प्रेजेंट हो गया ताकि वो टूटे वगैरह नहीं. ओके, एंड दीज आर द इलोंगेटेड सेल्स. यहाँ दिख रहे हैं, दीज आर द इलोंगेटेड सेल्स. कॉलेनकाइमा की सेल्स कैसी हैं? इलोंगेटेड हैं, लंबी लंबी हैं. इरेगुलर थिकनिंग होती है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे मोटा मोटा सा हो रखा है. ठीक है, ये कॉर्नर्स पे थिकनिंग हो रखी है. सो ये क्या इरेगुलर है, मतलब कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है. अच्छा, पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल्स थे, कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स हैं. अच्छा, हमने पैरेन्काइमा में ये चीज़ पढ़ी थी कि उसमें जो होता है लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस है. इसमें थोड़ा सा कम होता है, कहीं कहीं पे आपको दिखाई देगा कि स्पेस प्रेजेंट है, कहीं कहीं पे नहीं होगा. तो यहाँ पे सेल्स के बीच में कहीं कहीं पे इंटरसेलुलर आपको यहाँ दिख रहा है, लेस इंटरसेलुलर स्पेस बता रखा है इन्होंने, बहुत ही कम है, दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे डायग्राम में. ठीक है, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बट थोड़ा होता है. ठीक है, अब फंक्शन क्या है कि ये जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसे बेंड करना अलाउ करता है बिना टूटे. उसकी पत्तियों को हम बेंड कर सकते हैं, स्टेम को बेंड कर सकते हैं, बिना टूटे वो बेंड हो जाती हैं कुछ जो पार्ट्स हैं. सो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा. नाउ कमिंग टू द स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा, अभी तक जो हमने पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा पढ़ी उनमें हमने पढ़ा था दे आर द लिविंग सेल्स, राइट. बट स्क्लेरेन्काइमा इज़ द डेड परमानेंट टिश्यू. ये एक लौता परमानेंट टिश्यूज़ है जो कि डेड है. ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू है ये भी स्ट्रेंथ वगैरह प्रोवाइड करने में काम करता है. ओके, cells are dead because it lacks protoplasm. In the 5th chapter we have done the protoplasm. What protoplasm is? cytoplasm पढ़ा था. प्रोटोप्लाज्म अंदर का लिविंग कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो होता ही नहीं है स्क्लेरेन्काइमा में. ठीक है, तो जब लिविंग कंटेंट ही नहीं है तो सेल कहाँ से लिविंग होगा, तो इसलिए डेड होता है सेल. ओके, सेल कैसी होती हैं? नैरो होती हैं. यहाँ दिख रही है लंबी लंबी, ठीक है, लंबी लंबी सेल्स दिख रही हैं. तो ये क्या है? आपकी स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स हैं. और इनके साइड में थिकनिंग होती है. ये दिख रही है मोटा मोटा है बिल्कुल. ठीक है, मोटे मोटी सेल्स के बाहर की साइड बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा रहता है उसके सेल के बाहर. वो क्यों होता है? ड्यू टू द अ केमिकल दैट इज़ कॉल्ड एज लिग्निन. क्या कहते हैं? लिग्निन.
लिग्निन ऐसा केमिकल है जो कि सीमेंट की तरह काम करता है। आपने सीमेंट तो देख ही रखा है, थोड़ी देर रखा है उसे तो बिल्कुल हार्डन हो जाता है। तो लिग्निन भी ऐसे ही कुछ काम कर रहा है। ये स्क्लेरेनकाइमा की जो डेड सेल्स हैं उसके बाहर लिग्निन की कवरिंग होती है। ठीक है, लिग्निन क्या करता है, जैसे ये मान लिया ये स्क्लेरेनकाइमा का एक सेल है और इसके बाहर क्या है, लिग्निन है। क्या प्रेजेंट है, लिग्निन। ये लिग्निन कैसा काम कर रहा है, सीमेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब इतना ज़्यादा हार्ड बना देगा सेल को, बहुत ज़्यादा हार्ड। ठीक है, बिल्कुल थिकन कर देगा। और क्योंकि बिल्कुल बाहर स्पेस है ही नहीं तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस तो होता ही नहीं। इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर कोई भी टाइप का स्पेस नहीं होता, अंदर भी सेल के स्पेस नहीं होता और ना ही बाहर होता है। ठीक है, तो किसी तरह का स्पेस प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये, स्टेम में वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं। वास्कुलर बंडल अभी मैं आपको बताऊंगी। वास्कुलर बंडल अभी इसे वास्कुलर बंडल हम अभी जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। तो और वेन्स तो आपको पता होगा, जितना मुझे पता है आपने 7th क्लास में इस चीज़ को पढ़ रखा है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये जो लाइन आती है पत्तियों में आपको दिखाई देती है लंबी लंबी। ठीक है, ये क्या है, वेन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेनकाइमा। तभी तो पत्तियों की एक शेप बनी रहती है क्योंकि वहाँ स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है। ठीक है, हार्डन कर देता है ना वो थोड़ा सा, तो इसकी वजह से पत्तियाँ थोड़ी शेप में आ जाती हैं। और आपने सीड्स देखे होंगे। ठीक है, बहुत सारे सीड्स के बाहर नट्स, अपने बादाम पिस्ता वगैरह ये सब देखे होंगे, उनके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है जो कि उनको हार्ड कवरिंग देता है। बादाम वगैरह के बाहर, अगर आपने गिरी वाला बादाम ख़रीदा होगा कभी, बादाम के बाहर के जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट के बाहर का शेल होता है, वैसे ही बादाम का भी होता है। तो वो भी क्या है, किससे बना है, स्क्लेरेनकाइमा से। अखरोट का भी उसी से बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो भी हार्ड चीज़ें ये प्रेजेंट हैं, ये क्या है, स्क्लेरेनकाइमा है। तो ये इनका फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इनका काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट के पार्ट्स को, और ये प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाते हैं ताकि प्लांट सीधा खड़ा रह सके। उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्क्लेरेनकाइमा की। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज़। तो ये स्क्लेरेनकाइमा के ये सारे फंक्शन हो गए। अब हम आते हैं कुछ प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। अभी तक हमने जो तीनों टिश्यूज़ पढ़े वो किसके बेसिस पे थे आपके, कि उनमें इंटरसेलुलर स्पेस है या नहीं, वो किस शेप की हैं, इस अकॉर्डिंगली हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को डिवाइड कर रखा था। अब अगर आपने एक लीफ देखी है, लीफ का जो बाहर का जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है, उसके अंदर का आपको कुछ नहीं दिख रहा, बाहर जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो सब क्या है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि उसके अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी हार्मफुल अटैक से। कोई फंजा है वो डायरेक्टली अंदर तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, वो प्रोटेक्टिव लेयर, व्हाट दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज़, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इन दिस डायग्राम यू कैन सी हेयर इट इज़ अ लीफ। यहाँ एक लीफ दिखा रखी है। लीफ का ही आपका छोटा सा एक हिस्सा काट के आपको माइक्रोस्कोपिकली अगर दिखाया जाए तो कुछ इस तरह का लगेगा। सबसे ऊपर की लेयर ये दिख रही है, ये सबसे ऊपर की जो लेयर है इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, सबसे बाहर की और प्रोटेक्टिव लेयर है। अच्छा, ज़्यादातर जो नॉर्मली आपको आसपास अपने प्लांट दिखाई देते हैं, दे हैव अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। मतलब ये जो आपकी एपिडर्मिस होगी ये एक लेयर सेल से बनी होगी, सिर्फ एक लेयर। ठीक है, इसमें ज़्यादा लेयर्स नहीं होगी। बट अगर आप सूखी जगह पे, जहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, या डेज़र्ट की बात करें तो वहाँ पे ये एपिडर्मिस की लेयर कैसी हो जाएगी, मल्टी लेयर, बहुत सारी लेयर प्रेजेंट। एक लेयर तो प्रेजेंट नॉर्मली वाले प्लांट में भी थी क्योंकि प्रोटेक्शन अब ज़्यादा चाहिए ना। जो डेज़र्ट के प्लांट हैं उनमें प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे जो लेयर हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, मल्टी लेयर। 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं किसी में। ठीक है, तो मोटी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है ताकि बाहर के इन्वायरमेंट से ज़्यादा और प्रोटेक्शन दी जाए।
नॉर्मल प्लांट्स को ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास अगर अभी आप प्लांट्स देखेंगे तो उनमें पतली पतली लेयर प्रेजेंट होती है ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, जो रूट्स होती हैं, जो जड़ होती है प्लांट की, दैट हैव सम स्ट्रक्चर्स लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। आपने कुछ रूट्स, प्लांट की रूट्स अगर आपने कभी निकाला हो तो आपने देखा होगा ऐसे पतले पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं रूट में, ठीक है। वो क्यों होते हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ा सकें। सरफेस एरिया आपको कैसे समझाएं कि मान लो ये एक लाइन है, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, तो इतनी सी जगह। बट अगर मैं इसी जगह पे, इतनी जगह मेरे को प्रेजेंट है, इसी जगह पे मैं इस तरीके से इसको लगा देती तो क्या होगा? ज़्यादा कवर कर लिया ना मैंने, अब ज़्यादा एरिया मिलेगा मुझे एब्जॉर्प्शन करने का, ठीक है। यहाँ पे भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। सरफेस एरिया ऊपर का जो मेरा हिस्सा है जहाँ से मैं एब्जॉर्ब कर सकती हूँ वो बढ़ गया। तो यहाँ से रूट जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ एपिडर्मिस जो सेल्स होती हैं उनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है उसे बढ़ा सकें, ठीक है। बात समझ आ रही है? और जो एरियल पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स मतलब खुले हुए, जो हवा में ऊपर पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आपने अरबी का पेड़ देखा है? अरबी का पौधा होता है, सॉरी, तो उसकी पत्तियां जो होती हैं उसमें पानी डालते हैं। हम बचपन में बहुत खेलते थे इसे, उसके ऊपर पानी डालते थे तो बूंद बिल्कुल सरक जाती थी उसके ऊपर से, फिसल जाती थी जैसे। उसमें उसको पानी को रोक के भी खेलते हैं, देखा है आपने? तो वो क्या है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि नॉर्मल दूसरी और पत्तियों में ऐसा नहीं होता, पानी उसके ऊपर पूरा फैल जाता है या ऐसे करके, ऐसे पिघल के बिल्कुल बूंद की छोटी सी ड्रॉप बन के ही वो गिरेगा नहीं कभी भी, ठीक है। बट कुछ प्लांट्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो वो क्यों है? क्योंकि उसकी जो पत्तियां हैं वो वैक्सी हैं, मतलब उसके ऊपर मोम जैसी एक चीज़ प्रेजेंट है जो कि उसमें पानी को ठहरने नहीं देती, पानी को रुकने नहीं देती, जिससे वो पत्तियां खराब नहीं होती, गलती नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो कुछ एपिडर्मिस सेल्स के ऊपर वैक्सी लेयर भी प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस ही है प्लांट लीफ में भी ऊपर की साइड, वहाँ एपिडर्मिस होगी। उस एपिडर्मिस में से कभी कभी वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जो कि पानी से बचाती है उस लेयर को, एपिडर्मिस को, ठीक है। ओके, डेजर्ट में मैंने आपको बता ही दिया कि जो जैसे कि आपके कैक्टस वगैरह हैं, ठीक है, उसमें भी आपने देखा होगा कि मोटी सी लेयर प्रेजेंट होती है। एलोवेरा देखा है आपने? एलोवेरा घर में होगा आप लोगों के। एलोवेरा की जो ऊपर की लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है, अंदर उसके पानी पानी सा जली जैसी प्रेजेंट होती है। जो बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस है, ठीक है। और वो उसमें ना थोड़ी सी मोटी सी होती है और थोड़ी सी वैक्सी होती है, जैसे चिकनी सी होती है। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ क्यूटिन। क्या प्रेजेंट होता है उनमें? क्यूटिन। वैसे ही कैक्टस में भी प्रेजेंट होता है। मैं आपको एलोवेरा का इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि एलोवेरा हम लोग के घर में, ज़्यादातर घरों में आजकल बहुत यूज़ होता है। कैक्टस चाहे आपके घर में हो बट आप उसको टच करके ऐसा नहीं देखते क्योंकि उसमें थॉर्न्स होते हैं, राइट। सो क्यूटिन प्रेजेंट होता है इनके ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर, जो कि इसे वाटर प्रूफ बनाता है। मैंने बताया वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, जैसी वैसी क्यूटिन का भी काम होता है। तो क्यूटिन एपिडर्मिस को कैसा बना देता है? जो एक वाटरप्रूफ मटेरियल जैसा बना देता है, जिससे कि जो पानी है वो इतना मोटी एपिडर्मिस की लेयर बना देता है कि पानी जो है वो बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि हाँ, ज़्यादातर प्लांट जो हैं, जैसे कि आपने अपनी बॉडी देखी है कभी, गर्मियों में देखो तो हमारी स्किन में से हर जगह से पसीना आ रहा है, हमारी बॉडी के अंदर से ही तो आ रहा है, वो पानी ही तो निकल रहा है बाहर, ठीक है। वैसे ही प्लांट्स भी निकाल सकते हैं। बट कैक्टस या जो भी प्लांट डेजर्ट में रहते हैं, अगर वो इस तरीके से पानी बाहर निकालते रहेंगे, उनकी सारी स्किन से, उनकी जो पूरी जो एपिडर्मिस है वहाँ से पानी अगर बाहर निकलता रहेगा ऐसे, तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसमें पानी को निकालता है प्लांट अपने अंदर से, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है ट्रांसपिरेशन।
जैसे मान लीजिए ये लीफ है, इसमें ये ना ऐसे करके छेद छेद प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन छेदों में से पानी बाहर आता है, इन छेदों में से पानी बाहर आ जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उड़ जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्योंकि ये एक्सेस पानी है, ठीक है, ये पानी क्या है, ज़्यादा है, एक्सेस है प्लांट के पास, तो पानी से निकाल देता है। बट जो डेजर्ट वाले प्लांट हैं, चाहे उन्होंने पानी यूज़ नहीं भी किया, खाना बना लिया उन्होंने तभी पानी बच गया है, तो वो क्या पानी को इस तरह से उड़ने देंगे? मान लेते हैं हम इंसान जो डेजर्ट में रह रहे हैं, तो वो पानी लेके आए, एक घड़ा पानी लेके आए। अब आधा घड़ा जो पानी है वो यूज़ हो गया, बट आधा घड़ा पानी बच गया, तो क्या आप उस आधे घड़े पानी को फेंक देंगे? नहीं फेंकोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कल पता नहीं मिलेगा नहीं मुझे पानी। तो ऐसे ही कैक्टस वगैरह भी करते हैं, ये भी डेजर्ट में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पानी चाहे इनके पास ज़्यादा भी पड़ा होगा तभी भी इसे अपने पास बचा के रखेंगे, ताकि कल अगर पानी ना भी मिले तभी भी मेरे पास ये बचा हुआ पानी मेरे पास हो, ठीक है। यही तरीका, ये क्यूटिन इनके ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये पानी को उड़ने से, अपने अंदर से ट्रांसपिरेशन होने से रोक पाते हैं, ठीक है। तो अब एपिडर्मिस का काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। अभी पढ़ लिया हमने कि पानी का जाना है जो इस तरीके से, उससे बचाव किया जा सके, किसी तरह की मैकेनिकल इंजरी ना हो, क्योंकि इतनी मोटी लेयर प्रेजेंट होगी तो बाहर से अगर चोट वगैरह लगेगी तो अंदर के सेल्स को नहीं लगेगी, बाहर एपिडर्मिस उसको प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है। फंजाई वगैरह जो होते हैं, फूई बोलते हैं हिंदी में, उनके इन्वेजन से भी रोकता है। एपिडर्मिस एक ऐसी बाहर की लेयर होगी जो कि डायरेक्टली अंदर नहीं आने देगा फंजाई को, ठीक है, तो बचाता है। बात समझ आ रही है? ओके। अब हम समझते हैं ट्रांसपिरेशन वगैरह, अब इजीली समझ आएगा। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि पत्तियों पे छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। अब वो छेद क्या होते हैं, इस डायग्राम को देखना, ये दिख रही है, ये सेल है एक किडनी की शेप की, मतलब राजमा जैसी शेप की, दिख रहा है? ये भी क्या है, एक राजमा जैसी शेप की एक सेल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में दिख रहा है ये गैप, इस गैप को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये सेल्स के बीच में जो छेद बना उसी को हम क्या कह रहे हैं? स्टोमेटा। ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छेद, जो कि एपिडर्मिस में कहीं कहीं पे प्रेजेंट आपको दिखाई देंगे, लीफ की एपिडर्मिस से प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं स्टोमेटा। और ये जो सेल है, दोनों जो राजमा की शेप के हैं, किडनी शेप जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें बोलते हैं, ये रहे आपके गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड कर रहे हैं ना इस टोमेटा को। अच्छा, अगर इनमें पानी भर जाए तो ये क्या हो जाएंगे? ये इस तरह से बंद हो जाएंगे, मतलब इनका बीच का जो कर्वेचर आ रहा था ना राजमा का, वो कम हो जाएगा और ये इस तरह से बंद हो जाते हैं। अब इस छेद का काम क्या क्या है, इस टोमेटो का काम क्या क्या है? पहली चीज़, ये जो जैसे हम सांस लेते हैं ना, नोज़ से सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन लेंगे अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। प्लांट क्या लेते हैं अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो वो किससे होगा? उनके पास नोज़ तो है नहीं, सो दे डू इट बाय द स्टोमेटा। यहाँ पे भी दिखा रखा है दैट थ्रू स्टोमेटा, यहाँ दिख रहा है आपको? Stomatas are here and they are exhaling the water. Other than that, they exhale oxygen also. ऑक्सीजन भी निकालते हैं ये, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं ये स्टोमेटा। और ट्रांसपिरेशन, अभी मैंने ट्रांसपिरेशन बताया, द प्रोसेस बाय विच एक्सेस वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट के अंदर अगर ज़्यादा पानी है, प्लांट अपने अंदर से बाहर निकाले, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। तो वाटर वेपर की फॉर्म में, मतलब भाप जैसी फॉर्म में पहुंच जाता है वो और निकल जाता है प्लांट से, ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगा,
क्लियर। तो इस स्टोमेटा से भी हो सकता है, और भी कुछ अलग अलग तरह के छेद वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो आगे चल के आपके पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए हम स्टोमेटा के थ्रू ही पढ़ेंगे, जैसे कि स्टोमेटा से जो एक्सेस वाटर जो बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा के दो काम क्या हो गए, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा ट्रांसपिरेशन। ओके, नाउ इसमें लास्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है कॉर्क। कॉर्क को समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। पेड़ों की छाल देखिए आपने, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़, आम का पेड़ देखा होगा, उसकी जो स्टेम होती है उसमें बाहर की साइड ये ब्राउन ब्राउन आपने देखा होगा, कभी देखा है? इसको क्या कहते हैं, पेड़ की छाल बोलते हैं, राइट। इसी छाल को इंग्लिश में हम बोलते हैं बार्क। क्या कहते हैं, बार्क, ठीक है। पेड़ की छाल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, बार्क। सो ये बार्क को ही हम कॉर्क भी कह देते हैं। जैसे जैसे प्लांट जो है, पहले जब छोटा, यही आम का पौधा जब छोटा होता है तो हमने देखा होगा उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है। जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होता जा रहा है तो उसके बाहर ये ब्राउन वो लकड़ी जैसी दिखाई देने लगती है आपको। वो कैसे हुआ, क्योंकि जो आपकी जो ये एपिडर्मिस है वो जैसे जैसे पुरानी होती जा रही है वो बार्क में चेंज होती जा रही है, ठीक है। एपिडर्मिस किस में कन्वर्ट हो गई, कॉर्क या फिर बार्क। और ये कॉर्क क्या है, ये डेड है, ये डेड सेल्स हो जाती है, क्योंकि बाहर की साइड जो भी आ रहा है वो डेड है, अंदर की साइड लिविंग वाला चल रहा है, ठीक है। ये डेड जो पार्ट है इसी को हम क्या कह रहे हैं, कॉर्क या फिर बार्क। अब ये इतने ज़्यादा जो केमिकल्स वगैरह हैं, केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो है सुब्रिन। कॉर्क में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, सुब्रिन, ठीक है। सुब्रिन जो होता है इसे गैस और वाटर वगैरह इसमें अंदर बाहर कर सकता है थोड़ा बहुत, तो ये सुब्रिन की वजह से होता है। अच्छा, अब कॉर्क का फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट एंड इंजरी। तो ये जो कॉर्क है, ठीक है, ये सुब्रिन वगैरह जो इसमें कॉर्क में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट में से ज़्यादा पानी जो है, क्योंकि ये इतना मोटा है कि पानी वगैरह इतनी इजीली लॉस नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो कहीं कहीं पे छेद होगा तो वहाँ से निकल जाएगा, बट बहुत हद तक ये पानी को बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है। वो लीव्स वगैरह में से हो जाता है, जितना ही पानी वगैरह निकलना होगा या गैस वगैरह निकलनी होगी, तो यहाँ से स्टेम से कम पानी निकले, वो कॉर्क कर रहा है आपका काम। और क्योंकि ये मोटा हो जाता है और हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट को इंजरी से बचाया जा सकता है, ठीक है। प्लांट वगैरह जो है एकदम से इससे चोट नहीं लगेगी, अंदर के जो सेल्स हैं वो बचे रहेंगे, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, ये ऐसी बॉटल्स में ये कॉर्क लगाया जाता है, ये प्लांट का ही पार्ट है, ठीक है। प्लांट की जो बार्क है, जो छाल है, उससे ये बनता है। ओके, क्लियर अबाउट इट। सो ये था हमारा कॉर्क। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई थिंक एवरीबडी हैव क्लियर्ड इट, ठीक है। लास्ट में आपको और भी अच्छी तरह से समझा दूँगी, पहले इसे एक एक करके समझ लेंगे। ओके, थैंक यू।